Hello everyone, welcome to my channel once again. Today we are going to do the next poem, that is Ode to Autumn by John Keats. This has been taken from Rainbow Part 2 of Class 12 of Bihar Board. So as usual, before starting the poem, let's know something about the poet, that is John Keats. हम लोग पोएम स्टार्ट करने के पहले जॉन कीट्स के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट में जानते हैं, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है. So let's start. John Keats was born in 1795 and he died in 1821. ये सिंपल है. उनका जन्म 1795 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1821 में. John Keats was one of the greatest of English romantic poets. वो इंग्लिश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स माने जाते हैं. रोमांटिक पोएट्स का क्या मतलब है, उसका एकदम सही सटीक मतलब मैं आपको बताती हूँ. रोमांटिक पोएट वो पोएट होते हैं जो इमोशंस, जिनके पोएम्स में इमोशंस होते हैं, इमेजिनेशन होते हैं और इंडिविजुअल सेलिब्रेशन ये सब दर्शाया जाता है. तो इस तरह के पोएट्स को रोमांटिक पोएट बोलते हैं. तो एंड ही वॉज बॉर्न इन एट मूनफील्ड्स लंडन. ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड. वो उनका जन्म लंदन में हुआ था और वो इस स्कूल में पढ़े थे. डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, ही ग्रीव इनटू अ वोरेशियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी. और वो इंटरेस्ट बहुत उनका था क्रिकेट में और बॉक्सिंग में, और एक वोरेशियस रीडर थे. वोरेशियस का मतलब क्या होता है, जैसे बहुत भुक्खड़, बहुत पेटू होता है, उसको बोलते हैं. जो होता है कि हर वक्त खाएं, कुछ मतलब और चाहिए, खाना है, उस तरह का, तो उसको बोलते हैं वोरेशियस. यहाँ वोरेशियस रीडर मतलब वो बिल्कुल कुछ भी पढ़ते थे, बहुत पढ़ते थे. और क्या पढ़ते थे, खास करके ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ते थे. ही इवन स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनिड. और वर्जिल का जो एनिड था, उनका वर्क था वर्जिल का एनिड, उसको वो ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिए थे. हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट वॉज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट अक्वेंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन. और उनका जो एम्बिशन था पोएट बनने का, इट वॉज फायर्ड बाय हिज अक्वेंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन. स्पेंसर का जब फेरी क्वीन उन्होंने पढ़ा, जब उससे उनका सामना हुआ फेरी क्वीन से, तो फिर जब, जैसे अक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय होना, तो जब फेरी क्वीन के उसको उन्होंने पढ़ा, उसको जाना, तो उनका जो एम्बिशन था, उनकी जो अंदर से इच्छा थी बनने की, पोएट बनने की, वो और भी तूल पकड़ लिया, और भी ज़्यादा उनको उनका बिल्कुल जो एम था वो फायर हो गया कि मुझे बनना ही है पोएट. हिज फर्स्ट poem Lines in Imitation of Spenser was published in 1814. 1814 में उनका फर्स्ट पहला जो पोएम था वो पब्लिश हुआ. His first volume of poetry entitled Poems was published in 1817. और उनका पोएम्स का एक कलेक्शन जो था वो 1817 में पब्लिश हुआ. His poem Endymion was well appreciated by Wordsworth. और वर्ड्सवर्थ के द्वारा भी उनका पोएम एंडेमियन जो था वो उसकी प्रशंसा की गई थी. और ये एक बहुत बड़ी बात थी उनके लिए कि वर्ड्सवर्थ ने उनके पोएम को की प्रशंसा की थी. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818. हिज ओड्स ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रेशियन अर्न, टू साइकी, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलैंकली एंड ओड टू ऑटम मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. उनके ये सब वर्क्स हैं जो कि उन्होंने आगे चल के लिखे, और ये सब ओड्स हैं. मैं आपको बता दूं ओड्स का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है. ओड का मतलब होता है कि एक अ पोएम रिटन फॉर स्पेशल ओकेजन और विच स्पीक्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. किसी चीज़, जैसे कि पोएम कोई भी एक खास व्यक्ति के लिए, खास किसी भी चीज़ के लिए अगर लिखा गया है कोई पोएम, तो उसे ओड कहते हैं. तो ये सब जैसे है यहाँ ओड्स थे सारे, तो ये सब ओड्स उनके वर्क्स थे, और ये उनको एक रोमांटिक पोएट के रूप में पहचान और उनका पुख्ता कर दिया था ये सब काम उनका. सो डिड लैमिया एंड हाइपरियन.
ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। और वो बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी। ट्यूबरक्लोसिस उनको हो गया था और उससे उनकी डेथ हो गई थी 1821 में, जब वो मात्र 26 साल के थे। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। ये बहुत छोटी सी आयु थी समझिए, लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो इन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में ही बहुत कुछ कर लिया था, जिसे आज हम लोग देख ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। His poems and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of pains and sufferings of life. और उनके पोएम्स और जो भी लेटर्स, जो भी उनके काम थे, वो हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी। और वो उसमें सुंदरता तो है ही, रहता ही है। पोएम बहुत अच्छा उनका होता ही है, और उसके अंदर मतलब उसके उसमें छिपा होता है एक अलग इनर मीनिंग होता है। और इट एंड रिफ्लेक्ट्स हिज अवेयरनेस ऑफ पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ। और जीवन में दर्द और जीवन में जो भी सफ़र किया उन्होंने, वो सब भी झलकता है उनके पोएम्स में। टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। उनके लिए अगर सुंदरता है तो वो हमेशा के लिए खुशी देने वाला है। एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। और वो समझते हैं कि जो सुंदरता है वही सच है, सब कुछ मतलब सच्चाई है, और सच्चाई ही सुंदरता है। इन द पोएम ओड टू ऑटम, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएम, उसमें कीट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ह्यूमन इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पोएम, उसमें क्या है, कीट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पिरिट ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर। ऑटम का जो खासियत है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको उन्होंने बिल्कुल ऐसा पिक्चराइज किया है कि जैसे जब हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि वो एक मेमोरेबल हो गया हमारे लाइफ में, वो उसका एक छवि बन गया है। और सुंदरता, प्रकृति में सुंदरता है, इस चीज़ को वो बिल्कुल ओपनली एग्जिबिट कर रहा है ये पोएम और उसके लाइंस। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इस चीज़ को भी हम लोग सुंदर माने, या इस चीज़ को भी हम लोग नेचर का ये ब्यूटी माने। लेकिन फिर जब हम लोग ये पोएम पढ़ेंगे तो लगेगा कितने सिंपल, कितने आसान हमारे आसपास की चीज़ों को भी इन्होंने सुंदर बना दिया है। So now let's start the poem. But before starting the poem, let me tell you something about the poem. The poem is in 3 stanzas of 11 lines each, and the poem describes the autumn, the season autumn. Throughout, autumn is being described. और इसमें है पर्सोनिफिकेशन है ऑटम का, ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये लेट मैचुरेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब जो फल हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो पक रहे हैं और फिर उनका हार्वेस्टिंग हो रहा है, और विंटर नज़दीक आ गया है। ये तीनों पैराग्राफ में हम लोग अलग अलग इसको देखेंगे। और इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको साइट्स, साउंड, स्मेल सब कुछ फील होगा, जैसा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो ओड टू ऑटम। सीजन ऑफ मिस्ट and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun। यहाँ क्या बोल रहे हैं पोएट कि अभी कौन सा सीज़न है? सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। अभी सीज़न है धुंध का, धुंध है चारों ओर, मिस्ट है, कुहासा है, और मेलो फ्रूटफुलनेस, मेलो मतलब पका हुआ है, और फ्रूटफुलनेस सारा फल है, अबंडेंस है, प्रचुर मात्रा में है। तो अभी चारों ओर क्या दिख रहा है? धुंध ही धुंध दिख रहा है, और सारे जितने फल हैं वो सब अब पकने का समय है। क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ द मेच्योरिंग सन। और क्या है ये क्लोज बूजम फ्रेंड? कौन है, किसके बारे में बोला जा रहा है? ऑटम के बारे में। ऑटम जो है वो किसका फास्ट फ्रेंड है? बूजम फ्रेंड का मतलब होता है फास्ट फ्रेंड, जैसे पक्के दोस्त होते हैं वैसे। तो मेच्योरिंग सन, क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ मेच्योरिंग सन, मेच्योरिंग सन का वो फास्ट फ्रेंड है बना हुआ है ऑटम। और दोनों मिल के क्या कर रहे हैं? कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस।
कंस्पायर कर रहे हैं, ऐसे तो कंस्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र, लेकिन यहाँ पे कंस्पायर का मतलब प्लानिंग है। प्लान कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं कि हाउ टू लोड एंड ब्लेस, किस तरह से जितने भी फल हैं, जो फल अभी अधपके हैं, जो लगे हुए हैं, अभी जो छोटे छोटे हैं, वो सारे फलों को किस तरह से हमने पूरा भर देना है, बड़ा कर देना है, भारी कर देना है, पका देना है, ब्लेस करना उनको, उनका जो भी उनको चाहिए यानी कि पकना है, बड़ा होना है, वो उनको कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? क्योंकि अब ऑटम के बाद विंटर सीज़न आएगा और विंटर में फिर जब स्नोफॉल होगा तो जो पके हुए फल नहीं होंगे उसे तो फार्मर छोड़ देंगे पेड़ों में ही, अधपके हैं, कच्चे हैं, तो वो क्या होगा, सड़ जाएगा। तो इस सड़न से बचाने के लिए अगर उन्हें समय से पहले जल्दी जल्दी पका दिया जाए तो क्या होगा, वो उसको तोड़ लिए जाएंगे, और वो जब तोड़ लिए जाएंगे तो उनका काम पूरा हो जाएगा, तो इस तरह से वो ब्लेस्ड हो जाएंगे। तो कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन। और ये जो वाइन का मतलब क्या होता है, ग्रेप का जो लता होता है, अंगूर की लताएं होती हैं, उसे वाइन्स कहते हैं। तो जो अंगूर की लताएं जो फैली हुई हैं, कहाँ फैली हैं, राउंड द थैच ईव। थैच ईव का मतलब क्या होता है, जो छप्पर होता है, घास फूस के छप्पर जो होते हैं झोपड़ी के, उसको थैच कहते हैं। तो उसके किनारे 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 ऐसा होता है ना कि जो लता होता है किसी चीज़ का, वो लटक जाता है, तो उसमें सारे हम लोग, वो दोनों हम लोग मतलब कौन है, ऑटम और मैच्योरिंग सन। तो वो लोग क्या प्लान बना रहे हैं कि हम लोग चलो जल्दी जल्दी उनको उनके फ्रूट से लाद देते हैं जल्दी जल्दी। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। और कॉटेज के ट्रीज़, जो झोपड़ी के पास जो ट्रीज हैं, जो अभी भी जिसमें मॉस्ट यानी काई जमे हुए हैं, वहाँ जो एप्पल के पेड़ हैं उसको जल्दी से हम लोग फलों से लाद देते हैं और वो झुक जाएंगे, पूरा फल लग जाएगा उसमें। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। और जितने फ्रूट्स हैं उसको, सब जो फ्रूट हैं उसको हम लोग पका देते हैं एकदम अंदर तक, कोर तक, यानी कि भीतर तक उसको हम लोग पका देते हैं। टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल। गोर्ड क्या, कद्दू जो हम लोग बोलते हैं, उस जाति के जो भी वेजिटेबल्स हैं उसको हम लोग टू स्वेल, उनको भी फुला दे यानी कि बड़ा कर दें जल्दी जल्दी। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स, हेजल एक प्रकार का नट है, तो उसको भी हम लोग बिल्कुल अंदर से जो उसका पार्ट है उसको भी हम लोग पूरा बड़ा करवा दें। और विथ अ स्वीट कर्नल, और अंदर का जो पार्ट होता है उसको कर्नल कहते हैं, सीड और कोर जो होता है, इनर पार्ट होता है उसको। तो उसके अंदर का जो पार्ट है उसको भी हम लोग स्वीट कर दें। टू सेट बर्डिंग मोर, और जितना भी अभी कली खिल रहा है, खिलने वाला है, उसको भी हम लोग और अधिक से अधिक कली खिला दें। एंड स्टिल मोर, और भी ज़्यादा खिला दें। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, जिसके जो कली हैं उनसे फूल निकलेंगे और वो बीज के काम आएंगे। बीज क्या करेगी उससे, बीज उससे परागकण लेगी, नेक्टर लेगी और हनी बनाएगी, शहद बनाएगी। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर बीज until they think warm days will never cease। और बीज अपना काम करते जाएगी, निरंतर करते जाएगी। अब बीज इतना बिजी हो जाएगी काम करने में कि उनको ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि ये जो गर्म दिन है, वार्म डेज है, वो कभी सीज भी होने वाला है, कभी रुकने वाला भी है। तो बीज अपना काम इतना तेज़ी से करती जाएगी और अपना फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिन देयर क्लैमी सेल्स। और इतना लगातार वो काम करते रहेगी, इतना फूलों से नेक्टर निकालते रहेगी और शहद बनाते रहेगी, तो कि इतना ज़्यादा कि क्लैमी सेल्स, उनका जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो सेल्स की तरह होता है, तो वो चिपचिपा मतलब उनका जो छत्ता है वो ओवर ब्रिम हो जाएगा। ओवर ब्रिम यानी जैसे ग्लास में हम पानी भरते हैं तो कहते हैं लबालब भर गया, तो उसी तरह से उनका जो सारा बी हाइव है वो ओवर ब्रिमिंग हो जाए हनी से, इतना वो काम करें, इतने सारे हम लोग फ्लावर्स खिला देते हैं। तो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट स्टैंजा। बिफोर स्टार्टिंग द स्टैंजा और द पोएम, लेट मी टेल यू, हमें कुछ वर्ड्स यहाँ ओल्ड इंग्लिश के भी दिखेंगे, जैसे हैथ, हैथ मीन्स हैज़, दी, यू। तो लाइन्स हैं, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ अमिड द स्टोर।
पोएट यहाँ मैं बता दूँ आपको कि पोएट जो हैं वो यहाँ ऑटम को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, एक लेडी के रूप में पर्सोनिफाई करते हुए उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि तुम्हें कौन नहीं देखता है, तुम स्टोर्स में दिख जाती हो, समटाइम्स जो कभी कभी लोग तुम्हें अगर बाहर ढूंढना चाहें तो तुम ग्रैनरी फ्लोर जो अनाज का जो गोदाम है वहाँ भी तुम दिख जाती हो। तो हु हैड नॉट सीन दी ऑफ अमिट द स्टोर, समटाइम्स हुएवर सीक्स अब्रोड, अब्रोड यहाँ यानी कि बाहर में कहीं भी, मे फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर, तुम ग्रैनरी फ्लोर पे भी कहीं भी दिख जाती हो ऐसे ही केयरलेसली बैठी हुई। ग्रैनरी यानी कि जहाँ अनाज स्टोर होता है। दाई हेयर सॉफ्ट, यहाँ देखिएगा ध्यान दीजिएगा कितना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, विनोइंग विंड, आप विनोइंग का मतलब होता है ओसाना, आपने ज़रूर देखा होगा खेत खलिहानों में क्या होता है कि हवा के अनाज को भूसा और जो अनाज होता है उसे गिराया जाता है और हवा के ये से झोंके से जो भूसा है वो दूर जाके गिरता है और अनाज तुरंत गिर जाता है। इस तरह दोनों अलग हो जाते हैं भूसा और अनाज। तो जो जब भूसा जो दूर गिरता है तो ऐसा पोएट कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो हेयर है वो सॉफ्टली लिफ्ट हो रहे हैं, हल्के हल्के उठ रहे हैं हवा से। कितना ये हम लोग हमेशा देखते हैं, लेकिन ये इमेजिनेशन अब मुझे यकीन है कि जब भी आप ये चीज़ देखेंगे खेतों में जो भूसा उड़ रहा है तो आपको ज़रूर ये लाइन याद आया कि वो तो ऑटम का हेयर जो है वो सॉफ्टली लिफ्ट हो रहा है। तो दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय विनोइंग विंड, और कहाँ फिर दिख जाती हो, और ऑन अ हाफ रिप्ड फरो साउंड स्लीप। हाफ रिप्ड फरो मीन्स ये फरो क्या होता है, खेत को जोतने के बाद जो लाइंस बन जाते हैं गड्ढे, वहाँ भी तुम कभी सोई हुई मिल जाती हो और बिल्कुल साउंड स्लीप में सोई हुई दिख जाती हो। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज while thy hook spares the next swath and all its twined flowers। ये कहाँ दिख जाती हो तुम, फरोज में कहीं सोई हुई दिख जाती हो बिल्कुल गहरी नींद में, और ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल जो पॉपीज़ है, पॉपीज़ एक तरह का फ्लावर है, खुशबू उसकी बहुत स्ट्रांग होती है, तो ऐसा लग रहा है कि उसकी खुशबू से तुम बिल्कुल मदहोश हो जाती हो गई हो और ऐसे ही सो गई हो कहीं भी खेत में। और वाइल दाई हुक जो तुम काट रही थी, अभी हाफ रिप्ड फरो है, हाफ रिप्ड मैंने अभी तुम काट रही थी अनाज को, हार्वेस्टिंग हो रहा था, काट रही थी, और वो अभी तुम्हारे हाथ में जो हुक है काटने वाला, जो हम लोग हसुआ बोलते हैं, वो तुम्हारे हाथों में है, और ऐसा लग रहा है कि जो अगला स्वैथ का मतलब है कि अनाज का जो अगला क्यारी है अभी तुम काट रही थी, और स्पेयर्स द नेक्स्ट जो लाइन था उसको तुम छोड़ दी हो, स्पेयर कर दी हो, एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, और उसमें जो अनाज जो फसल थे उसमें लिपटे हुए जो फ्लावर्स थे वो सब भी बच गए। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप, दाउ यू डोस्ट डज कीप स्टेडी दैट लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, और ऐसा कभी कभी लगता है कि ग्लीनर का मतलब क्या होता है, जो अनाज कटने के बाद बटोर के बंडल बनाते जाते हैं उन्हें ग्लीनर कहते हैं। तो कभी कभी लगता है कि तुम एक ग्लीनर की तरह तुम्हारा सर बिल्कुल लदा हुआ है अनाज के गट्ठर से, बंडल से, और स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, और एक ब्रूक का मतलब होता है छोटा झरना, तो झरने के पास तुम दिख जाती हो कभी कभी तुम्हारा सर है वो अनाज से लदा हुआ है, अनाज के गट्ठर से, और कभी कहाँ दिख जाती हो, और बाय अ साइडर प्रेस। साइडर प्रेस क्या होता है, एप्पल के जूस को निकालने वाले मशीन को बोलते हैं साइडर प्रेस। तो कभी कभी तुम वहाँ विथ अ पेशेंट लुक, वहाँ साइडर प्रेस में तुम दिख जाती हो, वहाँ देखते हुए उस मशीन को विथ अ पेशेंट लुक, बड़े धैर्य से तुम उसको देखती हुई नजर आती हो। द वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर, और उसमें जो एप्पल का जो जूस निकाला जा रहा है जिस मशीन से, उसका लास्ट बूंद जो टप टप गिर रहा है, उस बूंद को बड़ी धैर्यपूर्वक तुम देखती हुई नजर आती हो। सो द नेक्स्ट स्टैंजा, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज दाई म्यूजिक टू। यहाँ पहले तो फर्स्ट में देखा कि उन्होंने कंस्पायर किया
मतलब ऑटम और जो सन है मैच्योरिंग सन वो कंस्पायर करते हैं। फिर सेकंड में पर्सोनिफाई किया गया है ये ऑटम को। और थर्ड में अब क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं कि पोएट जो हैं वो स्प्रिंग का याद करते हैं, स्प्रिंग को, कि स्प्रिंग में तो तरह तरह का सॉन्ग्स होता है, खुशी ही खुशी होती है, वो मौसम एक ब्राइटनेस और वो हैप्पीनेस का सिंबलिज्म है, सिंबल है वो। तो कह रहे हैं कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का जो सॉन्ग है वो कहाँ है, ए वेयर आर दे, हाँ बताओ कहाँ है। अब फिर उसके बाद ऐसे लग रहा है कि वो एक तरह से उसको मैंने समझाते हुए बोल रहे हैं, थिंक नॉट ऑफ देम, मत सोचो उनके बारे में। दाव हैज दाई म्यूजिक टू, हमारे पास भी अपना म्यूजिक है। जैसे ऑटम को वो समझा रहे हैं कि जिस तरह स्प्रिंग के पास तो अपने सुरीले सुरीले मधुर गीत संगीत होते हैं, तो भंवरे गुनगुनाते हैं, फूल खिले होते हैं, तो तुम उसके बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास अपना म्यूजिक है। वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जिस तरह से बार्ड क्लाउड्स जो है पूरा लगता है कि लाइन से जैसे अरेंज किया हुआ है आसमान में, लंबे लंबे बार्स में, स्ट्राइप्स के रूप में। सॉफ्ट डाइंग डे यहाँ बहुत ही सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे ट्रांजिशन, सॉफ्ट डाइंग का मतलब कि अब शाम होने वाला है, डे जो है वो ख़त्म हो रहा है, और डे जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन ऑफ डे इनटू नाइट, मतलब दिन से रात हो रहा है, शाम के बाद रात होगी। तो ये क्या दिखा रहा है कि अब ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है किसी चीज़ का। यहाँ डे का एंड हो रहा है, उस तरह से अब ऑटम का भी एंड होने वाला है, अब विंटर सीजन आ जाएगा। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और जो स्टबल का मतलब क्या होता है, जो खेत में अनाज कट जाता है तो जो खूंटी की तरह बच जाता है पार्ट, उसको बोलते हैं स्टबल। तो अभी चारों तरफ क्या है, खेत में हार्वेस्टिंग हो चुका है, अब सारा कुछ जितना कुछ जो कटना था वो कटाई वगैरह हो चुका है, और जो बचा हुआ खूंटी है वो पूरा मैदान में जो फैला हुआ है उसको भी जो ये शाम जो हुआ है, तो सूरज, हम लोग देखते हैं ना कि जब सूरज डूबता है तो किस तरह से आसमान पूरा गुलाबी हो जाता है, ऑरेंजिश हम एक्चुअली कहते हैं उसे। तो वो कह रहा है कि वो जो कलरफुल हो गया है आसमान, वो ऐसा लग रहा है कि जो स्टबल्स हैं, जो खूंटी लगे हुए हैं, उसको भी वो रंगीन कर चुका है, ह्यू यानी कलर। देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल gnats मोर्न, ये gnats क्या होते हैं, ये इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो कि शाम में अक्सर निकल आते हैं। और वेलफुल क्वायर यानी दुख भरे गीत गा रहे हैं वो, ये भी संकेत है कि अब वो दुखी हैं क्योंकि वो दिन खत्म हो रहा है, और यहाँ दिन खत्म होने से का मतलब है कि अब ये मौसम, ये सीज़न भी खत्म होने वाला है, तो अब वो दुखी हैं। तो ये अक्सर ये जो छोटे छोटे नैट्स होते हैं, पंख वाले कीड़े होते हैं, ये शाम में निकल आते हैं, और पानी वगैरह जहाँ होता है वहाँ शाम में आप देख सकते हैं, जहाँ दलदल हो इस तरह का होता है, वहाँ ये उड़ने लगते हैं बहुत सारे अचानक से। एमंग द रिवर सैलोज, सैलोज यानी कि एक प्रकार का पौधा होता है जो पानी में हो जाता है, और उसको विलोज भी कहा जाता है। और वो उसका उसका लाइफ जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितना तेज़ हवा है या कितना तेज़ पानी का बहाव है। अगर जैसे आपने देखा होगा, पानी के किनारे भी हो जाता है, पानी में भी हो जाता है, लंबे लंबे हो जाते हैं वो पौधे, और अगर ज़ोर से हवा है तो हवा उसको अगर सुला दिया है तो वो पानी में फिर बह भी जाते हैं, और इस प्रकार से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एमंग द रिवर सैलोज बोर्न अलॉफ्ट, बोर्न अलॉफ्ट का मतलब है कि वो उसी तरह से उसके बहाव में चले जाते हैं, मतलब कैरिड अवे हो जाते हैं। अलॉफ्ट मतलब उसी तरह से ऊपर, अगर जोर से हवा आया है तो वो, अगर बह गए हैं, अगर सो गए हैं तो वो बह जाते हैं। और सिंकिंग एज अ लाइट विंड लिव्स और डाइज, अब वो विंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनका जीवन है कि वो अब ख़त्म होने वाले हैं। जोर से हवा आएगा तो वो चले भी जाएंगे, बह जाएंगे पानी में। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बोर्न, ये क्या बोल रहे हैं, और जो लैम्स है, लैम यानी भेड़ का बच्चा, तो फुल ग्रोन हो गया, अब शीप में कन्वर्ट हो रहा है, वो बड़ा हो गया है, वो ज़ोर ज़ोर से वो सब भी ब्लीड कर रहा है, ब्लीड कराने की अपना आवाज़ निकाल रहा है। हिली बोर्न का मतलब क्या है,
ये लैंड है, थोड़ा सा ऊंचा पहाड़ मतलब टीला जैसा, वहाँ से जो लैम्प है वो भी बोल रहा है, आवाज़ दे रहा है। ये सब क्या है? संकेत है। लैम्प आवाज़ दे रहा है, ब्लीड कर रहा है, यानी कि फुल ग्रोन यानी कि अब वो स्लॉटर के लिए, कटने के लिए तैयार है, और वो अब आवाज़ निकाल रहा है। हेज क्रिकेट सिंग्स। हेज क्रिकेट क्या होता है? ये इंसेक्ट है एक प्रकार का, जिसे हम लोग अपनी भाषा में झिंगुर बोलते हैं, वो भी गा रहा है। नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट। हम देखे, आपने भी देखा होगा, बिल्कुल शांत हो जा रहता है अगर आसपास वातावरण कुछ कोई आवाज़ नहीं है, तो ये झिंगुर लेकिन ज़रूर बोलते रहता है। झिंगुर हमेशा, अब जब स्नोफॉल हो जाएगा, बिल्कुल वीरान सुनसान है, तो ये झिंगुर उस समय भी बोलता है, इसका आवाज़ उस समय भी गूंजते रहता है। तो अभी क्या है, ये ना विथ ट्रेबल सॉफ्ट, ट्रेबल यानी बहुत तिगुना, एकदम मधुर, एकदम हल्के हल्के आवाज़ में ये अभी गा रहा है। द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। गार्डन क्रॉफ्ट क्या होता है? गार्डन क्रॉफ्ट होता है छोटा सा प्लॉट, जो जैसे किचन गार्डन वगैरह हम लोग कहते हैं ना, तो उस तरह से घर के आसपास के जगह में मान लीजिए कि कोई कुछ लगाया है, तो वहाँ पे रेड रेड ब्रेस्ट का एक रॉबिन बोला जाता है। एक बर्ड है, छोटा सा बर्ड होता है, इसका ब्रेस्ट जो है वो रेड होता है। तो रेड ब्रेस्ट विसल्स, वो भी लग रहा है सीटी बजा रही है, घर के पास जो छोटा छोटा जगह है, खेत है, वहाँ से। एंड गैदरिंग सॉलोज ट्विटर इन द स्काई। और सॉलोज क्या है? वो जमा हो रहे हैं। जमा क्यों हो रहे हैं? माइग्रेशन के लिए, इन्हें माइग्रेट करना है। माइग्रेट क्यों करना है? क्योंकि अब तो यहाँ पे विंटर सीजन आ जाएगा, स्नोफॉल होगा, तो अब ये वार्म प्लेसेस में जाएंगी। ये जो पक्षी हैं वो, तो ये सब मिल के एक साथ ट्विटरिंग, बर्ड्स की आवाज़ को ट्विटर कहते हैं, तो एक साथ मिल के ये ट्विटर कर रहे हैं। और ये भी एक संकेत है कि अब तो ऑटम ख़त्म होने वाला है, विंटर, ऑनसेट ऑफ विंटर, अब विंटर आने वाला है। तो ये पोएट जो हैं वो ऑटम को एक तरह से समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा तो अपना संगीत है। क्या क्या संगीत है तुम्हारा? कि तुम्हारा संगीत है, पहले तो कलरफुल है, ये पूरा जो रोज़ी ह्यू हो गया है, कलरफुल हो गया है, शाम हुआ है तो चारों ओर लाली फैल गई है। और तुम्हारा संगीत है जो नैट्स जो रो रहे हैं, वो आवाज़ तुम्हारा है। या फिर जो लैम्स हैं वो ब्लीट कर रहे हैं, वो है। क्रिकेट सिंग, क्रिकेट गा रहा है सब, झिंगुर सब। और रेड ब्रेस्ट विसल, जो पक्षी हैं वो विस्लिंग किस तरह वो कर रही हैं। सॉलोज जो बर्ड्स हैं वो ट्विटर कर रहे हैं। तो ये सब तुम्हारा अपना संगीत है, ऑटम का खुद का संगीत है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ही मधुर संगीत होता है। अगर हम नेचर में देखें तो हर पल, हर क्षण, हर जगह हमें कुछ ना कुछ अच्छा दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह पोएट ने दिखाया कि ऑटम और मैच्योरिंग सन जो है वो कंस्पायर करके फलों को पका रहे हैं, फूलों को खिला रहे हैं, ताकि मधुमक्खी अपना काम कर सके जल्दी जल्दी सारा। फिर सेकंड में हमने देखा किस तरह ऑटम को पर्सोनिफाई करके एक लेडी के रूप में उन्होंने दिखाया हमें, और जल्दी जल्दी सारा काम समेटा जा रहा है। ऑटम में विंटर की तैयारी हो रही है। फिर लास्ट में हमने देखा कि वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह स्प्रिंग के पास अपने संगीत हैं, अपने खूबसूरत नज़ारे हैं, उस तरह ऑटम के पास भी कुछ कम नहीं है, उसके भी अपने संगीत हैं, उसके भी अपने ब्यूटीफुल सीनरीज हैं। तो इस तरह से ये एक कम्प्लीटली पोएम डेडिकेटेड टू ऑटम था, ओड टू ऑटम है ही। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इफ़ यू लाइक, और इफ़ यू हैव अंडरस्टूड माई पोएम, देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।